हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग अध्याय 4 कंप्लीट होने के बाद जो नया अध्याय 5वां अध्याय समांतर श्रेणियां पर आ चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो हमारी समांतर श्रेणी क्या है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। जब आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा देन वी सॉल्व द एक्सरसाइज 5.1। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आता है, मेहनत आपको पसंद आता है, देन डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया एडिशन है, न्यू बुक है 2023 और 24 के अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन है हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू किया जाए भैया आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो की अगर बात की जाए तो हम लोग जो आपका क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का अध्याय 5 समांतर श्रेणियां शुरू करने वाले हैं। तो समांतर श्रेणियों में भैया आपको सबसे पहले हमारी समांतर श्रेणी क्या होती है और उस समांतर श्रेणी में अगर आप अपने जीवन में या अपने लाइफ में या अपने एनवायरनमेंट में अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती है, एक निश्चित क्रम होता है उनके बीच में। अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर नेचर में, अपनी प्रकृति में, अपने आसपास हम देखेंगे तो देखेंगे कि जो मधुमक्खियों का एक झुंड होता है या मधुमक्खियां जिसमें शहद बनाती हैं, इसके बाद जो भुट्टे होते हैं मक्का के जो भुट्टे, उनमें भी देखेंगे आपका एक क्रम बना होता है। जो हमारा सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो फूल होता है उसमें भी तो एक आपका प्रॉपर पैटर्न होता है। इसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते हुए, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए। अब हम लोग इनको अपने जीवन में अगर देखें, अपनी लाइफ में अगर आप देखें तो भैया जैसे आपका अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रतिरूपों को देखेंगे, विभिन्न प्रकार के उदाहरण देखेंगे तो उसमें सबसे पहला हमारा देखिए उदाहरण दिया गया कि रीना ने एक पद के लिए, कोई एक लड़की है उसने एक आवेदन किया किसी एक गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की जॉब के लिए और उससे कहा गया कि आपको मंथली यहाँ पे 8,000 रुपए का एक पैकेज दिया जाएगा, यानी कि हर माह आपको 8,000 रुपए का वेतन मिलेगा। और लेकिन मासिक वेतन और 500 रुपए का वार्षिक वृद्धि होगी, यानी हर साल 500 रुपए बढ़ जाएंगे। तो भैया जो आपकी रीना है उनको पहले साल कितना मिलेगा वेतन, तो वो आपका 8,000 रुपए आएगा। इसके बाद दूसरे वर्ष 500 रुपए, भैया देखो यही तो कह रहा है 500 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो दूसरे वर्ष उनको 500 रुपए और जोड़ दो तो 8,500 रुपए मिलेंगे। और तीसरे वर्ष में कितना मिलना चालू हो जाएगा, इसमें 500 और जोड़ दीजिए 9,000, फिर ऐसे ही आपका 9,500, ऐसे ही आपका जो सीरीज कहें या क्रम कहें या कहें पैटर्न बढ़ता चला जाएगा। तो यही यहाँ पे देखिए 8,000, फिर 8,500, 9,000 होगा, ऐसे ही तो है। और भी बहुत सारे उदाहरण आपको यहाँ पे अपने आसपास मिलने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे एक 5वां उदाहरण यहाँ पे हम लोग और देखेंगे, इनको आप पढ़ सकते, लेकिन आपका 5th नंबर क्या कह रहा है, शकीला अपनी पुत्री की गुल्लक में 100 रुपए तब डालती है जब वह 1 वर्ष की हो जाती है तथा प्रत्येक वर्ष इसमें 50 रुपए की वृद्धि करती है। अब उसके पहले, दूसरे और तीसरे चौथे जन्म दिवसों में उसमें गोलक में उसकी जो गुल्लक है उसमें डाली गई राशियां कितने रुपए पड़ेंगे, तो वो आपका देखिए जब 1 वर्ष की हो गई तो उसको कितना भैया 100 रुपए। अब अगले साल उसने कहा कि हम भैया 50 रुपए तुमको बढ़ा करके डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 150 रुपए। पहले वाले तो 100 रुपया पड़ेगा ही, फिर 50 रुपए और बढ़ जाएगा, फिर आपका 200, फिर 250 रुपए, यानी कि आपका जो क्रम चलेगा पहले 100 रुपए, फिर आपका 150, फिर आपका 200, फिर 250, फिर अगला आपका 300, ऐसे ही आपका एक क्रम चलता चला जाएगा। यही तो यहाँ पे है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। इन उदाहरणों से अगर आप देखें तो जो हमारी समांतर श्रेणियां क्या होती हैं उनको यहाँ पे उन उदाहरणों के द्वारा
तो ये जो आपके क्रम दिए गए हैं ये सभी आपके समांतर श्रेणी के उदाहरण हैं। क्या है भैया, ये हमारे एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं। अब इन समांतर श्रेणी बना रहे हैं तो इसमें आप एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आप पहले और दूसरे पद के बीच का अंतर कितना है भैया 50, दूसरे और तीसरे का 50, तीसरे और चौथे का अंतर 50, फिर यहाँ पे 50। जो भैया ये अंतर होता है इसको आप सर्वांतर कहते हैं, यानी कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमको अगला पद प्राप्त हो रहा है हमारी जो समांतर श्रेणी है, और जो एक निश्चित संख्या आप जोड़ते हैं उसे आप सर्वांतर कहते हैं, डी कहते हैं। कॉमन डिफरेंस अंग्रेजी में डिफरेंस होता है तो इसलिए उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, कुछ उदाहरणों को और लिया जाए जो हमारी समांतर श्रेणियां हैं। तो उनके उदाहरण यहाँ पे आपका पहला देखिए 1 2 3 4, 2 4 6 8 10, 3 5 7 9 11 13, 100 80 60 40 20, ये आपके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर आप पहले वाले में जो सर्व अंतर बताया था, सर्वांतर कहेंगे तो सब देखिए आप एक एक जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 1 होगा। इसमें कितना जोड़ रहे हैं भैया 2 जोड़ रहे हैं ना, तो 2 4 6 8 2 2 जोड़ रहे हैं। अगले वाले में 2 जोड़ रहे हैं भैया। इस वाले में जो आखिरी है 100 में से 20 घटा रहे हैं तो आपका यहाँ पे -20 हो जाएगा सर्वांतर। तो यहाँ से आपका एक पॉइंट पता चलता है कि जो हमारी समांतर श्रेणियां होती हैं उनमें एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर -20 जोड़ते जा रहे हैं, निश्चित संख्या जोड़ने पर आपका अगला पद प्राप्त हो जाता है। पहले पद को छोड़ दिया जाए, पहले पद में कुछ भी नहीं। ये जो आपका जो पहला पद है इसको हम लोग श्रेणी का पहला पद कहेंगे, समांतर श्रेणी का पहला पद कहेंगे, और समांतर श्रेणी के पहले पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, और जो आपका सर्वांतर है उसको डी से प्रदर्शित करते हैं, और समांतर श्रेणी को शॉर्ट रूप में एपी कहा जाता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसीलिए इसको ए डॉट पी से कहते हैं। ये आपके पॉइंट समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाओ भैया, अब यहाँ पे हम लोग समांतर श्रेणी को समझ चुके हैं। समांतर श्रेणी आपकी क्या है उसको अब जनरल फॉर्म में भी समझा दिया जाए आपको। कॉमन पद क्या है, इसके बाद आपके देखिए जो आपके ये श्रेणी लिखी हुई है इसमें जितनी भी संख्याएं हैं इन संख्याओं को आप इस समांतर श्रेणी के पद कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, पद कहेंगे, और अंग्रेजी में इसको टर्म्स कहते हैं भैया। क्या कहेंगे, पद कहेंगे। 1 2 3 4 5 जो लिखे ये आपके पदों की संख्या या कहें पद है भैया। अब आपकी जो समांतर श्रेणी है उसका सामान्य या कॉमन फॉर्म या जनरल फॉर्म लिखते हैं भैया। जो हमारे पास समांतर श्रेणी कोई दी गई होगी तो उसके पहले पद को अगर हम A1 तो दूसरे पद को A2, उसके बाद तीसरे पद को A3, फिर A4, फिर A5, ऐसे ऐसे अगर आपकी AN पद वाली समांतर श्रेणी है तो इसका जो सर्वांतर जिसको आप D कहते हैं तो D बराबर क्या होगा, आगे वाले पद से पहले वाले पद को घटाइए तो यहाँ पे A2 माइनस A1 बराबर होगा, सर्वांतर होता है जो आपके पद हैं कोई भी 2 पद लीजिए उनका अंतर हमेशा समान आएगा। फिर आप A3 से A2 घटाएंगे और अगर आप A4 से A3 घटाएंगे ये सभी बराबर आएंगे। तो यहाँ से AN से AN जो अंतिम पद है उससे पहले वाला AN -1 होगा, ये सभी आपके बराबर होंगे। तो ये हमारी समांतर श्रेणी का मानक रूप या कहें स्टैंडर्ड। अगर आपको किसी भी समांतर श्रेणी के n पद वाली समांतर श्रेणी को A1 A2 A3 A4 अगर कहते हैं, अब अगर कोई हमारी समांतर श्रेणी दी गई है और उसका पहला पद A है, पहला पद A और सर्वांतर D है, तो आपकी जो समांतर श्रेणी बनेगी वो कैसे बनेगी, A फिर A धन D, यानी कि पहले पद में सर्वांतर जोड़ दीजिए फिर दूसरे पद में भी सर्वांतर जोड़ दीजिए। A धन D में A प्लस D में एक और D,
ऐड करेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा, फिर a प्लस 3d हो जाएगा, और ऐसे ही आपकी श्रेणी जितने पद कहेगा, 10 कहेगा तो 10 निकाल देंगे, 20 कहेगा तो 20 निकाल देंगे। तो हमारी समांतर श्रेणी इस फॉर्म में होगी। पहला पद आपका a, सर्वांतर अगर d है तो पहला पद a, दूसरा पद आपका a प्लस d, तीसरा आपका a प्लस 2d, और चौथा a प्लस 3d, पांचवा a प्लस 4d होगा। हम लोग भाई समांतर श्रेणी क्या होती है, उसमें पहला पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, और कोई भी आपके पास सूची दी गई होगी, कोई भी लिस्ट दी गई होगी, और उससे अगर आपको पूछेगा कि ये आपकी सूची समांतर श्रेणी बना रही है कि नहीं बना रही है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि उनके जो पदों का अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हाँ, और अगर नहीं आ रहा है तो ना कर देंगे। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म जिसे कहते हैं, वो आपका ए धन डी, ए धन 2d, ए धन 3d और ए धन 4d ऐसे चलता रहता है, और यही आपका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में जनरल फॉर्म कहा जाता है। जनरल फॉर्म कहा जाता है भैया, जनरल व्यापक रूप जिसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 5.1 पर आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया एडिशन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आपकी जो प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। आपको बताना है कि ये एपी है यानी कि समांतर श्रेणी है, और अगर है तो क्यों है भैया। तो यहाँ पे देखिए पहला भाग आपका क्या कह रहा है कि पहले भाग को जरा पढ़िए भैया, क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए उसको 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। तो यानी कि अगर वो व्यक्ति 1 किलोमीटर जाएगा तो आपको 15 रुपए देना है। अब 2 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर का 15 और बाकी के किलोमीटर का 8 रुपया किलोमीटर के हिसाब से देना है, तो 8। फिर इसके बाद अगला जो तीसरे किलोमीटर जाएगा तो आपका पहले किलोमीटर का 15 और बचे 2 किलोमीटर, तो उसको 8 रुपए किलो के हिसाब से, 8 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से क्या देना पड़ेगा, 8 धन 8 यानी कि 15 धन 16, यानी कि ये 15 और ये 23 और 15 16 जोड़िए भैया, कितना अच्छा है, 5 11 2 2 1 3 31, ऐसे ही चलता रहेगा। अब आपके पास जो पद हैं भैया वो आए हैं 15 23 31 और ऐसे ही आप बढ़ते चले जाएंगे। क्या ये आपके एपी बना रहे हैं? तो हाँ, ये हमारे एपी बना रहे हैं भैया। तो आपका यहाँ पे हाँ में आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पद में आप 8 जोड़ रहे हैं तो अगला पद प्राप्त हो जा रहा। पहले पद में 8 जोड़ा, 15 में 8 जोड़ा तो 23 हो गया, और फिर 23 में 8 जोड़ा तो 31 प्राप्त हो गया, यानी कि ये हमारा पहले भाग में एपी बना रहा है। अब आ जाइए दूसरे भाग पर। तो दूसरे भाग में आपका क्या कह रहा है कि किसी बेलन, कोई सिलेंडर है, उसमें उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, एक आपका सिलेंडर है, उसमें कुछ आयतन दिया गया है। अब जब वायु निकालने वाला जो पंप है प्रत्येक बार जो बेलन में शेष बचती है उसका 1/4 भाग हर बार बाहर निकाल देता है। तो मान लो आपके पास पहला जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो V है। अब इसमें से 1/4 भाग निकलेगा, तो आप क्या करेंगे, V से 1/4 V माइनस करेंगे, तो ये आपका 3/4 V आ जाएगा। जो हमारे पास यहाँ पे जो प्रश्न में कह रहा है कि एक जो बेलन है, बेलन का अगर आप आयतन V ले लेते हैं तो एक बार निकालेंगे तो 1/4 भाग आपका वेस्ट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो आपका बचा भाग, शेष भाग कितना बचेगा भैया, शेष भाग बराबर V, जो आयतन था उससे 1/4 आपका
माइनस हो जाएगा, तो इसका 1/4 1/4v घटाएंगे तो आपका 3/4v अब बचा। और अब अगली बार में क्या कह रहा है, जो है आपके पास 3/4v है, उसका 1/4 आपको वेस्ट कर देना है। तो 1/4 और जो बचा था, यही तो बचा था आपका 3/4v, तो वही 3/4v, इसको हल करो। 3v/4 और माइनस 3/16v, इसको घटाइए तो आपका 16 लसापा आएगा। तो 4 चकु 16, 4 तिहाई 12v माइनस 3v, और 12v से 3v घटाइए तो भैया 9v/16, और 9/16 को हम लोग 3/4 की घात 2v, यानी कि जो हमारे पास पद आ रहे हैं, पहला अगर आपका v है तो अगली बार में 3/4v, और फिर आपका 3/4 की घात 2v हो रहा है, फिर ऐसे ही आपका चलता चला जाएगा। तो क्या ये आपका एक समांतर श्रेणी बना रहा है? तो यहाँ पे लिख दीजिए भैया नहीं बना रहा है, क्योंकि इनका जो अंतर है भैया बराबर नहीं आ रहा है। पहले से दूसरे को घटाइए, दूसरे से पहले को, फिर तीसरे से दूसरे को घटाइए, जो सर्वांतर है वो बराबर नहीं आएगा, तो इसलिए ये आपका जो आंसर होगा नहीं में आएगा। दूसरे भाग को हम लोगों ने हल कर लियो। अब आ जाओ इसके तीसरे भाग पर। तीसरे वाला भाग आपका कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है। बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो देखिए, अगर आपने 1 मीटर कह रहा है प्रथम मीटर के लिए, 1 मीटर खोदी तो आपको कितना दे दिया, 150 रुपए दे दिया। फिर कह रहा है कि अगला मीटर जब खोलेंगे, फिर कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती चली जाती है। तो अगली बार में कितनी आएगी, 150 में 50 जोड़ दो तो 200 आ जाएगी। अगर आप 3 मीटर खोलेंगे, 3 मीटर खोदेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 50 और जुड़ जाएगा, 250, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो क्या देखेंगे, ये आपकी समांतर श्रेणी बन रही है? हाँ बन रही है भैया, क्योंकि जो इनका अंतर है सर्वांतर 50 है, इसलिए हाँ। तो तीसरे भाग में हम लोगों ने नोट कर लिया कि अगर पहले मीटर की खुदाई करते हैं, तो देखिए आपका प्रश्न में पहले मीटर की खुदाई पर आपको 150 रुपए में, तो यहाँ पे 150 रुपए देना पड़ेगा। और फिर इसके बाद अगर आप दूसरे मीटर की खुदाई करेंगे 2 मीटर की, तो 150 में 50 जोड़ना पड़ेगा, तो आपके रुपए 200 आ जाएंगे। फिर तीसरे मीटर की खुदाई करने के लिए आपको 200 में फिर 50 जोड़ देंगे, तो आपका रुपया 250 आ जाएगा। फिर आपका 250 में 50 जोड़ेंगे तो रुपया 300 आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पद आ रहे हैं, टर्म्स आ रहे हैं, वो क्या है, 150, 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ का जो ये सर्वांतर है भैया, वो कितना है, 50-50 है। इसका मतलब यहाँ पे भैया हाँ, जो हमारा तीसरा भाग है वो एक श्रेणी बना रहा है समांतर वाली, यानी कि आंसर आपका हाँ में आ जाएगा। पहले प्रश्न के चौथे भाग पर हम लोग आ चुके हैं। चौथा भाग आपका क्या कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती। भैया तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है भैया, वो आपका A बराबर P1 + R/100 की पावर n, इस फॉर्मूले को लगाएंगे भैया। तो चौथे भाग को यहाँ पे नोट कर लिया जाए, और पहले का चौथा भाग है आपका, पहले प्रश्न का चौथा भाग, जो आपका मूलधन है P बराबर कितना है, 10,000 रुपए है भैया, 10,000 रुपए है। और आपकी जो दर है वो कितनी है, 8% वार्षिक है। अब यहाँ से A बराबर, पहले वर्ष में अगर आप इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000, यही तो है।
और 1 धन 8/100 बटे घात n, कौन सा, a बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज समान, और अगर आपका साधारण ब्याज होगा तो वो साधारण ब्याज बराबर PRT/100 होता है, वो लगता है। यहाँ पे आपका क्या है भैया, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आपको a बराबर P1 प्लस R/100 ये पहले वर्ष का होगा। और अगर आपका दूसरे वर्ष का, ये प्रथम वर्ष का है भैया, यानी कि जो n है वो आपका समय है, तो 10,000 और 1 धन 8/100। और अगर आप दूसरे वर्ष में निकालोगे, दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, a बराबर 10,000 और 1 धन 8/100 की घात 2। ऐसे ही अगर आप तीसरे वर्ष निकालेंगे, तीसरे वर्ष में कितना होगा, a बराबर 10,000 और 1 धन 8/100 की घात 3। क्या ये इसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ा जा रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एक निश्चित संख्या जोड़ रही हो, तो ये आपका जो आंसर होगा भैया नहीं, इस तरीके की कोई समांतर श्रेणी नहीं बन रही है। तो चौथे भाग को भी हम लोगों ने हल कर लिया है। जो हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में पहला प्रश्न और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ही रखेंगे, अगले वीडियो में जो हमारा दूसरा प्रश्न है वहां से शुरू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।